में हम बात करेंगे बैंकिंग के ऊपर, जो बैंकिंग का टॉपिक है, और साथ में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, जो मौद्रिक नीति है आरबीआई। तो बैंकिंग के इतिहास की अगर हम बात करें तो बैंकों का जो इतिहास है उस पर हम गौर फरमाएं तो वैदिक काल के अंदर, वैदिक पीरियड में बैंकों का जो मतलब जो बैंकिंग प्रथा थी वो किस तरीके से स्टार्ट थी उस टाइम पर। वैदिक काल में जो साहूकार होते थे, महाजन होते थे, जमींदार होते थे, वो लोन देने का काम करते थे। और अक्सर ये देखा जाता था कि लोगों से जो जो आज के टाइम हम इंटरेस्ट बोलते हैं, उस टाइम पर इसे बोला जाता था सूद। तो जो सूद वसूली होती थी उसमें कई बार शोषण होता था उस गरीब आदमी का, जिसे इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती थी। तो ये प्रणाली को सही संगठित तरीके से चलाने के लिए बैंकों का उदय हुआ। जब बैंकों का उदय इंडिया के अंदर हुआ तो ये 1770 में पहली बार बैंक खोला गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। हालांकि अगर वर्ल्ड की बात करें तो दूसरे कंट्रीज जो है, फॉरेन कंट्रीज जो है, उनके अंदर ये बैंकिंग प्रथा स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे हम बैंक ऑफ वेनिस की बात करें तो ये इटली में खोला गया था 1157 में, और इंडिया के अंदर पहला बैंक खुला 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। फिर इसके बाद जो सेकेंड बैंक खुला वो खुला करीब 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। पहला बैंक जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला 1770 में, तो ये यूरोपियन मैनेजमेंट के द्वारा खोला गया था, मतलब इसमें ब्रिटिशर्स का पूरा हाथ था। 1786 में बैंक खुला जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद बैंक खुलता है 1806 में, जिसको हमने नाम दिया बैंक ऑफ कलकत्ता। बाद में इसका नाम चेंज होकर के बैंक ऑफ बंगाल रखा गया 1809 में। 1840 में जो बैंक खुला उसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में बैंक खुलता है बैंक ऑफ मद्रास के नाम से। इन तीनों ही बैंकों को विलय करके हमने एक कॉमन बैंक बनाया जिसका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये 1921 में बनकर के तैयार हुआ। 1921 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बना उसका नाम बाद में चेंज करके हमने एसबीआई रखा 1955 में। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का गठन हुआ, हम कह सकते हैं। इसके बीच में 1865 में हम बात करें तो इलाहाबाद बैंक खुला 1865 में, और फिर ये इलाहाबाद जो बैंक था ये इलाहाबाद यूपी में ना होकर के कलकत्ता में खोला गया था। फिर एक अवध कमर्शियल बैंक खुलता है 1881 में फैजाबाद के अंदर। 1894 में पीएनबी खुला, पंजाब नेशनल बैंक, लाहौर के अंदर पहली ब्रांच इसकी खुली। फिर 1906 के अंदर बैंक ऑफ इंडिया खुला। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा खुला। 1907 के अंदर और बैंक खुले, इसी से रिलेटेड काफी सारे बैंक्स जो है इसमें खुले। 1923 में आंध्रा बैंक खुला। 1925 में सिंडिकेट बैंक खुला, और 1926 में रॉयल कमीशन सेट हुआ। रॉयल कमीशन को हम हिल्टन यंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इस कमेटी की सिफारिश ये रही कि आरबीआई एक्ट 1934 पास किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हमने आरबीआई को एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित किया 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्थापित हुआ, एस्टेब्लिश होता है। 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसके कामकाज में दो काम रखे गए। मुख्य रूप से इसकी कार्यशैली में नियम करने का, नियम बनाने का और नियंत्रण करने का दो काम इसको दिए गए, कंट्रोल और रेगुलेशन। बाद में जब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, 1 जनवरी 1949 को, तो इसके कामकाज की सूची में हमने और काम भी इसमें जोड़ दिए, जैसे इंस्पेक्शन का काम है, ऑडिट करने का काम है, जांच करने का जो काम है। फिर धीरे धीरे इसके कामकाज की शैली में हमने और भी काम, जैसे बैंकों को पंजीकृत करवाना, बैंकों को लाइसेंस देना, या फिर फॉरेन करेंसी को का मतलब संग्रह करना। फॉरेन करेंसी जो है हमारी जितनी भी ये जो फॉरेन करेंसी हम कहते हैं, इसका संग्रह करने का काम भी आरबीआई का रहता है। आरबीआई इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है, महंगाई को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर मार्केट में मनी फ्लो कम या ज्यादा हो जाए तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी इसमें लिखा हुआ है, मौद्रिक नीति, इसके ये जो टूल्स है, क्वांटिटेटिव टूल्स, गणनात्मक टूल्स, इनको यूज करके आरबीआई मार्केट में मनी फ्लो को कम या ज्यादा करेगा। कैसे करेगा? सीआरआर है, एसएलआर है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सबके रेट को कम या ज्यादा करके मार्केट के अंदर जो फ्लो है पैसे का, उसको कम या ज्यादा आरबीआई आसानी से कर सकता है। सेकेंड तरफ हमारे क्वालिटेटिव टूल्स, गुणात्मक टूल्स, जैसे राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ऋण का राशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल,
चयनात्मक ऋण नियंत्रण, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता, मोरल सुएशन, नैतिक उत्तेजना, ये सभी वो टूल्स हैं जो आरबीआई को मनी फ्लो को कंट्रोल करने में सहायता देते हैं। अगर हम सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट या रेपो रेट, इन चारों के रेट को अगर मान लो मैं बढ़ा दूं तो इससे होगा क्या? अगर इन चारों के रेट को अगर मैं बढ़ा दूं तो इससे होगा ये कि मार्केट में जो पैसा है वो कम हो जाएगा और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन, महंगाई है, वो महंगाई की दर जो है वो कम हो जाएगी। महंगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है अगर आप इनके चारों के रेट को अगर बढ़ाएंगे। उसको हम बाद में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। जब भी आरबीआई को पैसे की जरूरत होगी तो आरबीआई मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज सेल कर देगा और उतना पैसा वसूल कर लेगा और बाद में ये रिटर्न भी हो जाती है सिक्योरिटी, जिससे कि मार्केट में दोबारा से मनी फ्लो को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट है हमारा, इंटरेस्ट रेट काम करेगा। बेस रेट है जो मिनिमम दर जिस पर बैंक लोन देते हैं उसे हम कहते हैं बेस रेट, जिसको बाद में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट के नाम से जाना गया 2016 में। ठीक है, ये इस तरीके से कार्य करती है। ये है आरबीआई का पूरा जो बैंकिंग का चैप्टर है, इस पर हम बात करेंगे। इसमें हम नशीमन कमेटी की भी बात करते हैं। नशीमन कमेटी की जो रिपोर्ट रही है, 14 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, फिर दोबारा से 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ 1980 में, रीजनल रूरल बैंक बने हमारे, ग्रामीण बैंक 1975 के अंदर, फिर 1982 में नाबार्ड का उदय हुआ, फिर एक्सिम बैंक बना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1982 में, एनएचबी बना, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में, फिर 1990 में सिडबी बैंक बना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको लोन देने का काम करता है। ये चार जो बैंक है हमारे, नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम और सिडबी, इनको हम नॉन कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। और कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो डायरेक्ट कस्टमर से लेन देन करें। मतलब मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो बैंक दो टाइप के होते हैं, शेड्यूल या नॉन शेड्यूल बैंक। अगर हम लिख करके इसको देखें तो बैंक मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार से, शेड्यूल SCHEDULE शेड्यूल बैंक या फिर नॉन शेड्यूल। शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक के नाम से इनको जाना जाता है। शेड्यूल बैंक की श्रेणी में दो तरीके के बैंक आते हैं, एक होता है कमर्शियल और दूसरा होता है नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल, ये दो तरीके के बैंक होते हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। इसको कमर्शियल बैंक हम किन्हें कहते हैं? कमर्शियल बैंक हम उन्हें कहेंगे जो बैंक कस्टमर को डायरेक्ट कस्टमर से अगर लेन देन करे तो उसे हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। जैसे कि हमारा प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, आरआरबी है, ये सब होते हैं कमर्शियल बैंक। और नॉन कमर्शियल बैंक मैंने अभी बताया आपको, नाबार्ड है, सिडबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है और एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नॉन कमर्शियल बैंक होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जो मेन बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में, बैंकिंग में या फिर अदर एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, हमारा फोकस रहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो टूल्स हैं आरबीआई के, वो किस तरीके से काम करते हैं। आरबीआई का मुख्य काम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना या फिर डिफ्लेशन को, मंदी के दौर से भी निजात दिला सकता है आरबीआई और महंगाई के दौर से भी, महंगाई पर भी आप अंकुश लगा सकते हैं इन टूल्स का यूज करके। आरबीआई के अगर हम गवर्नर की बात करें तो अभी शक्तिकांता दास हैं, 25th गवर्नर है ये 25वें, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। हालांकि इस कार्यकाल को हम बढ़ा करके 5 साल तक ले जा सकते हैं। आइए, ये शक्तिकांता दास जी पहले आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, मतलब आईएएस रिटायर्ड है ये। और जो नाबार्ड बैंक है उस पर जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कमेटी की सिफारिश से बना, तो उसका नाम था शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि पेटीएम जो पेमेंट बैंक है वो कब खुले। पेमेंट बैंकों का उदय हुआ 2015 में, पोस्ट पेमेंट बैंकों का उदय हुआ 2018 में। अगर पोस्ट पेमेंट बैंक की हम बात करें तो दिल्ली से ही ये जो हमारा तालकोटरा स्टेडियम है, वहां से श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन बैंकों का जो है, इन बैंकों की स्थापना की। ठीक है,
तो आज का ये हमारा बैंकिंग का टॉपिक है। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आज के लिए थैंक यू। सर मेल ले सकते हैं।